अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आबे हयात की एपिसोड 23 स्टार्ट करेंगे। वो अपने कमरे से कुछ ढूंढता हुआ उससे कह रहा था, मुझे सईदा अम्मा के घर से अपना सामान लाना है। अम्मा ने सारी चीज़ों को दोबारा डिब्बों और बैग्स में डालते हुए कहा, कैसा सामान? वो अभी तक दराज में कुछ ढूंढ रहा था। मेरी जहेज़ का सामान, अम्मा ने बड़ी रसानियत से कहा। मसलन? वो दराज से निकाले गए कुछ पेपर्स देखते हुए चौंका। बर्तन हैं, इलेक्ट्रॉनिक की कुछ चीज़ें हैं, फर्नीचर भी है, लेकिन वो शोरूम पर है। और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। वो इन पेपर्स को दराज में रख कर उसकी बात सुनता रहा। तुम्हारे ज़ाती इस्तेमाल की कोई चीज़ है वहाँ? उसने पूछा। वो सब मेरी ज़ाती चीज़ें हैं, उसने बेसाख्ता कहा। वो जहेज़ का सामान है, सालार ने उसे जताने वाले अंदाज में कहा। अब तुम कहोगे तुम्हें जहेज़ नहीं चाहिए। वो कुछ जज़-बज़ होकर बोली, मुझे किसी भी किस्म का सामान नहीं चाहिए, सालार ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम्हें लगता है इस अपार्टमेंट में पहले ही किसी चीज़ की कमी है? तुम चाहती हो यहाँ हर चीज़ दो दो की तादाद में हो। रखेंगे कहाँ? वो पूछ रहा था। मम्मा सोच में पड़ गई। इतने सालों से चीज़ें मैं खरीदती रही हूँ अपने लिए, लेकिन ज़्यादा सामान अब्बू के पैसों से आया है। वो नाराज़ होंगे। वो अब भी तैयार नहीं थी। डॉक्टर साहब ने अपनी तीनों बेटियों को जहेज दिया। वो अब पूछ रहा था, नहीं दिया ना? तुम्हें कैसे पता? वो चंद लम्हे बोल नहीं सकी। उन्होंने हमें खुद बताया था, उसने कहा। उनकी तीनों बेटियों की शादियां फैमिली में हुई हैं, इसलिए, अमामा ने कहा। ट्रस्ट में, मैं भी जहेज लेकर ना आने पर तुमसे बुरा सलूक नहीं करूँगा। ये डॉक्टर साहब का तोहफा होता तो मैं ज़रूर रखता, लेकिन ये उन्होंने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए दिया था, क्योंकि तुम्हारी शादी किसी ऐसी फैमिली में हो रही थी जिनके बारे में वो मुकम्मल तौर पर नहीं जानते थे, लेकिन मेरे बारे में तो वो भी जानते हैं और तुम भी, सालार ने उससे कहा। मेरे बर्तन, बेडशीट्स और कपड़े हैं, छोटी छोटी कितनी चीज़ें हैं जो मैं इतने सालों से जमा कर रही हूँ। अब कैसे दे दूँ ये सब कुछ? वो नाखुश थी। ओके, जो चीज़ तुमने अपनी पैसों से ली है वो ले आओ, बाकी छोड़ दो सब कुछ, वो किसी खैराती इदारे को दे देंगे। सालार ने एक और हल निकाला। वो इस बार कुछ सोचने लगी। मैं सुबह ऑफिस जाते हुए तुम्हें सईदा अम्मा की तरफ छोड़ दूंगा और ऑफिस से आज ज़रा जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हारी पैकिंग भी करवा दूंगा। वो हाथ में कुछ पेपर्स लिए हुए उसकी तरफ आया। सोफे पर उसके पास पड़ी चीज़ों को एक तरफ करते हुए वो उसके पास बैठ गया। ये जिस जगह पर क्रॉस का निशान है, इस पर अपने साइन कर दो। उसने कुछ पेपर्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए एक पेन उसे थमाया। ये क्या है? उसने कुछ हैरान होकर उन पेपर्स को देखा। मैं अपने बैंक में तुम्हारा अकाउंट खुलवाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा अकाउंट तो पहले ही खुला हुआ है। चलो, एक अकाउंट मेरे बैंक में भी सही। बुरे नहीं हैं हम, अच्छी सर्विस देते हैं, उसने मजाक किया। अमूमा ने पेपर्स पर साइन करना शुरू कर दिया। फिर वो अकाउंट बंद कर दूँ? अमूमा ने साइन करने के बाद कहा। नहीं, उसे रहने दो, सालार ने पेपर्स उससे लेते हुए कहा। तुम्हें अकाउंट खोलने के लिए कितनी रकम का चेक दूँ? अमूमा का ख्याल था कि वो गैर मुल्की बैंक है, यकीनन अकाउंट खोलने के लिए मुल्की बैंक की निस्बत कुछ ज़्यादा रकम की ज़रूरत होती होगी। तुम्हारा हक महर पे करना है मुझे, उसी रकम से खोल दूंगा, सालार ने पेपर्स एक लिफाफे में रखते हुए उससे कहा। इस पर एक फिगर लिखो। अमामा ने हैरानी से इस राइटिंग पैड को देखा जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया था। कैसी फिगर? वो उलझी। कोई भी फिगर, अपनी मर्जी के कुछ डिजिट्स, सालार ने कहा। क्यों? वो मज़ीद उलझी।
सालार ने उसके हाथ में पेन थमाया। उसने दोबारा पेन पकड़ तो लिया, लेकिन जहन मुकम्मल तौर पर खाली था। कितने डिजिट्स का फिगर? अमामा ने चंद लम्हे बाद उसकी मदद चाही। वो यकदम सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, अगर तुम अपनी मर्जी से कोई फिगर लिखोगी तो कितने डिजिट्स लिखोगी? 7 डिजिट्स। अमामा सोच में पड़ गई। ऑल राइट, लिखो फिर। सालार के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई। अमामा चंद लम्हे इस साफ कागज़ को देखती रही, फिर उसने लिखना शुरू किया। 3752 उसने राइटिंग पैड सालार की तरफ बढ़ा दिया। कागज़ पर नज़र डालते ही वो चंद लम्हों के लिए जैसे सकते में आया। फिर कागज़ को पैड से अलग करते हुए बेख्तियार हंसा। क्या हुआ? वो उसके रद्द-ए-अमल से कुछ और उलझी। कुछ नहीं, क्या होना था? कागज़ को तह करते हुए उसने अमामा के चेहरे को मुस्कुराते हुए बेहद गहरी लेकिन अजीब नज़रों से देखा। इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? वो उसकी नज़रों से उलझी। तुम्हारा शोहर हूँ, देख सकता हूँ तुम्हें। अमामा को एहसास नहीं हुआ वो बड़ी सफाई से बात बदल रहा था। उससे बात करते हुए वो गैर महसूस अंदाज में कागज़ इस लिफाफे में डाल चुका था। तुमने मुझे साड़ी पहनकर नहीं दिखाई। रात के इस वक्त मैं तुम्हें साड़ी पहनकर दिखाऊं? वो बेख्तियार हंसी। वो उसके पास से उठते उठते रुक गया। वो पहली बार इस तरह खिलखिलाकर हंसी थी, या फिर शायद वो इतने करीब से पहली बार उसे हंसते देख रहा था। एक बैग के अंदर डिब्बे रखते हुए अमामा ने अपने चेहरे पर उसकी नज़रें महसूस कीं। उसने सर उठाकर देखा, वो वाकई उसे देख रहा था। अब क्या है? वो एक बात सोच रहा था। वो संजीदा था। क्या कि तुम सिर्फ रोते हुए ही नहीं, हंसते हुए भी अच्छी लगती हो। उसकी आंखों में पहले हैरत आई, फिर चमक और फिर खुशी। सालार ने हर तासुर को पहचाना था, यूं जैसे किसी ने उसे फ्लैश कार्ड दिखाए हों। फिर उसने उसे नज़रें चुराते हुए देखा, फिर उसके चेहरे का रंग बदलते देखा। पहले उसके कानों की लोएं सुर्ख हुईं, फिर उसके गाल, नाक और शायद उसकी गर्दन भी। उसने ज़िंदगी में कभी किसी औरत या मर्द को इतने वाज़ेह तौर पर रंग बदलते नहीं देखा था, जिस तरह उसे 9 साल पहले भी 2-3 बार उसने उसे गुस्से में इसी तरह सुर्ख होते देखा था। उसके लिए अजीब से ही ये मंजर दिलचस्प था, और अब वो उसे महजूज होते हुए भी उसी अंदाज में सुर्ख होते देख रहा था। ये मंजर उससे ज़्यादा दिलचस्प था। ये किसी भी मर्द को पागल कर सकती है। उसके चेहरे पर नज़र जमाए उसने एतराफ़ किया, उसने अपनी ज़िंदगी में आने वाली किसी औरत को इतने बेज़रर जुमले पर इतना शर्माते हुए नहीं देखा था। और उसको शिकायत थी कि वो उसकी तारीफ़ नहीं करता। सालार का दिल चाहा वो उसे कुछ और छेड़े। वो बज़ाहिर बेहद संजीदगी से उसे नज़रअंदाज किए हुए चीज़ें बैग में डाल रही थी, लेकिन उसके हाथों में हल्की सी लर्जिश थी। वो उसकी नज़रों से यकीनन कंफ्यूज हो रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन्हें घर में लाने के बाद आपकी समझ में नहीं आता कि आप उन्हें कहाँ रखें, क्योंकि आप उन्हें जहाँ भी रखते हैं उस चीज़ के सामने वो जगह बेहद बेमाया सी लगती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें घर में लाने के बाद उन्हें जहाँ भी रखें वही जगह सबसे अनमोल और कीमती हो जाती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था मामा उसके लिए इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ थी। उसके चेहरे को देखता वो कुछ बेइख्तियार होकर उसकी तरफ झुका और उसने बड़ी नरमी के साथ उसके दाएं गाल को छुआ। वो कुछ हया से सिमटी। उसने उसी नरमी के साथ उसका दायां कंधा चूमा और फिर अमामा ने उसे एक गहरा सांस लेकर उठते हुए देखा। वो वहीं बैठी रही। सालार ने पलट कर नहीं देखा। वो इन पेपर्स को अब अपनी बेड साइड टेबल की दराज में रख रहा था। पलट कर देखता तो शायद अमामा की नज़रें उसे हैरान कर देती।
اس نے پہلی بار اس کے کندھے کو چوما تھا، اور اس لمس میں محبت نہیں تھی، احترام تھا، اور کیوں تھا یہ وہ سمجھ نہیں سکی۔ وہ اگلے دن تقریباً 10 بجے سیدہ اماں کے گھر آئی۔ امامہ کا مسکراتا مطمئن چہرہ دیکھ کر فوری رد عمل یہ ہوا کہ انہوں نے نہ صرف سالار کے سلام کا جواب دیا، بلکہ اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے اس کا ماتھا بھی چوما۔ یہ سب لے کر جانا ہے۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لائی تھی۔ وہاں کتابوں کی 2 الماریاں تھیں، اور ان میں تقریباً 300-400 کتابیں تھیں۔ یہ بکس؟ سالار ہاتھ کے اشارے سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، یہ ایزل، کینوس اور پینٹنگ کا سامان بھی۔ امامہ نے کمرے میں ایک دیوار کے ساتھ پڑے پینٹنگ کے سامان اور کچھ ادھوری پینٹنگز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب کچھ زیادہ نہیں ہے؟ باکس ہی تقریباً 2 کارٹن میں آئیں گے۔ سالار نے ان کتابوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ نہیں، یہ اتنی ہی بکس نہیں ہیں، اور بھی ہیں، امامہ نے کہا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ دیا، اور پھر گھٹنوں کے بل کارپٹ پر بیٹھتے ہوئے بیڈ کے نیچے سے ایک کارٹن کھینچا۔ ٹھہرو، میں نکالتا ہوں۔ سالار نے اسے روکا اور خود جھک کر اس کارٹن کو کھینچنے لگا۔ بیڈ کے نیچے جتنے بھی ڈبے ہیں وہ سارے نکال لو، ان سب میں بکس ہیں، امامہ نے اسے ہدایت دی۔ سالار نے جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھا۔ وہاں مختلف سائز کے کم از کم 7-8 ڈبے موجود تھے۔ وہ ایک کے بعد ایک ڈبہ نکالتا گیا۔ بس؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ کمرے میں موجود کپڑوں کی الماری کے اوپر ایک اسٹول پر چڑھ کر کچھ ڈبے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سالار نے ایک بار پھر اسے ہٹا کر خود وہ ڈبے نیچے اتارے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کتابوں کی آخری کھیپ ہے، کیونکہ کمرے میں اسے ڈبہ رکھنے کی کوئی اور جگہ نظر نہیں آئی۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اب الماری کو کھولے اس کے اندر موجود ایک خانے سے کتابیں نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ وہ کم از کم 100 کتابیں تھیں جو اس نے الماری سے نکالی تھیں۔ وہ کھڑا دیکھتا رہا۔ الماری کے بعد بیڈ سائڈ ٹیبلز کی درازوں کی باری تھی، ان میں بھی کتابیں تھیں۔ بیڈ سائڈ ٹیبلز کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کی درازوں اور خانوں کی باری تھی۔ کمرے میں موجود کپڑوں کی جس باسکٹ کو وہ لانڈری باسکٹ سمجھا تھا، وہ بھی کتابیں اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا اسے کمرے کی مختلف جگہوں سے کتابیں برآمد کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بیڈ پر موجود کتابوں کا ڈھیر اب شیلف پر لگی کتابوں سے بھی زیادہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اب بھی بڑی شد و مت کے ساتھ کمرے کی مختلف جگہوں پر رکھی ہوئی کتابیں نکال رہی تھی۔ اس نے ان کھڑکیوں کے پردے ہٹائے جو صحن میں کھلتی تھیں۔ اس کے بعد سالار نے اسے باری باری ساری کھڑکیاں کھول کر ان میں سے بھی کتابیں نکالتے ہوئے دیکھا جو پلاسٹک کے شاپرز میں بند تھیں۔ شاید یہ احتیاط کتابوں کو مٹی اور نمی سے بچانے کے لیے کی گئی تھی۔ بس اتنی ہی کتابیں ہیں، اس نے بالآخر سالار کو مطلع کیا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔